तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज का आपका ये जो टॉपिक है, आज जो इस वीडियो है, ये वीडियो हम बात करेंगे इस वीडियो पर आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो आपका हिंदी पेपर है, उस हिंदी पेपर के लिए आज हम बात करेंगे इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ऐसे प्रश्नों पर जो कि बिहार बोर्ड में विगत वर्षों में पूछे गए हैं और 2026 के फाइनल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावनाएं है। अब तक के भाई जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, सारे वीडियो पर अधिकतर ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, लेकिन आज का आपका ये जो वीडियो होगा इसमें ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बल्कि बिहार बोर्ड में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर हम बात करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि देखो सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, बल्कि सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी करना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ताकि आपको एक बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपका आ सके। ठीक है, आज का आपका जो वीडियो होगा ये पूरे संपूर्ण किताब का निचोड़ होगा और इस पूरे संपूर्ण किताब से चुनिंदे चुनिंदे सवाल आपके लिए लाए गए हैं, वो चाहे आपका वो लघु उत्तरीय हो, चाहे आपका वो दीर्घ उत्तरीय हो। ठीक है, जहाँ से भी सवाल बन सकते हैं, सारे सवालों का खात्मा इस वीडियो में हम कर रहे होंगे। तो मैं आपको दोस्तों पहले ही बता दूं, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि लघु उत्तरीय हम 20 प्रश्नों को देखेंगे और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2026 फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फटाफट से इस वीडियो को हम करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले भाई चैनल पर पहली बार आए होंगे तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है भाई, इतनी मेहनत के लिए एक छोटी सी चीज़ आपके लिए होगी भाई, लेकिन इस आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके आगे इसी तरह से आपके लिए आगे भी हम वीडियोस बनाते रहे। ठीक है भाई, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का आपका ये जो क्लास है इसको। जैसा कि आपको पोस्टर में भी दिख रहा होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको विधिवत रूप से लिखी हुई है। तो भाई यहाँ पर हम कर देते हैं स्टार्ट। जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है भाई वीडियो में, लेकिन सबसे पहला चीज़ आप लोग लास्ट तक नहीं देखते, लास्ट तक भाई बने रहो। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि भाई बिहार बोर्ड मैट्रिक हिंदी महा महत्वपूर्ण, मतलब भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाली है। और विगत वर्षों जितने भी आपका विगत वर्षों में पूछे गए सवाल है उसी के अनुसार इसको डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी मेहनत इसमें लगती है भाई। ठीक है, तो चलो भाई बातें ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और ऐसा नहीं है, जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न जो है भाई ये अच्छे खासे इसको हमने लिखा है थोड़ा सा, जैसे कि पहले काफ़ी छोटा छोटा आता था लिखा हुआ, लेकिन अब सारे प्रश्नों को मैंने थोड़ा इस ढंग से डिज़ाइन किया है कि भाई ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक इसकी लेंथ क्वेश्चन का आंसर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ज़्यादा बातें करेंगे तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो समय ज़्यादा ना लेते हुए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यार आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, लेखक भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? ये विडंबना का स्वरूप क्या है? देखो आपके जो पहला पार्ट है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विडंबना की बात करते हैं, ये विडंबना का स्वरूप क्या है? देखो भाई सबसे पहला चीज़ तो विडंबना का अर्थ होता है पीड़ा, दुख, दर्द। सबसे पहला तो इसका शाब्दिक अर्थ आपको समझना है कि विडंबना का मतलब होता है पीड़ा, दुख, दर्द। ठीक है, तो आखिर ये क्या है, ये किस विडंबना की बात करते हैं, इसका क्या स्वरूप है? तो इस प्रश्न में आपको इसका उत्तर देना है। और ये प्रश्न कब कब पूछा गया है आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा होगा 2021, 22, 24। ठीक है, दो साल गैप पर पूछा गया है। तो भाई इसका अगला, अगर इसका हम पैटर्न पर बात करें तो भाई इसका अगला पैटर्न 2026 यहाँ से बनता है, इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि पूछा जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो तो यहाँ पर आपका सॉल्व यहाँ पर आपको दिया है, कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आज के आधुनिक युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही सबसे बड़ी विडंबना है। तो भाई देखो सबसे मेन चीज़ जो आपको इसमें याद रखना है वो क्या है कि देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातिवाद ही सबसे बड़ी विडंबना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार सबसे बड़ी विडंबना क्या है, तो जातिवाद। ठीक है, आज का हमारा समाज क्या है भाई, जातिवाद के ऊपर बहुत सारी विडंबनाएं हमारे समाज में देखने को मिलती है कि भाई जाति के नाम पे लोगों को प्रताड़ित करना, किसी को छोटा दिखाना, किसी को नीच कहा देना भाई। ठीक है, ये गलत चीज़ें हैं, और इसी चीज़ को बेसिकली जो आपके भीमराव अंबेडकर जी है, इनको ये एक विडंबना बताते हैं हमारे समाज की। देखो
विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, श्रम विभाजन को क्या मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए हमें कोई बुराई नहीं है। देखो भाई, आखिर देखो, जितनी भी चीज़ें लिखी है इसको आप याद करते हुए चले। ठीक है, आप हो सके तो भाई कॉपी में वीडियो को रोक के चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर इसको नोट करते हुए चलिए। देखिए हो क्या रहा है, देखो वर्तमान की स्थिति ये है भाई, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कहने का तात्पर्य ये है भाई कि आज हमारा ये जो समाज है, ठीक है, ये कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अर्थात जो समाज हमारा है भाई, इसमें जैसे आप जिस जाति में आपका जन्म हुआ होगा उस जाति के हिसाब से ही आपको कार्य करना होता था भाई पहले के ज़माने में। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि आपकी कार्यकुशलता के आधार पर आपकी जाति अब विभाजित होती है। तो एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यही बात बेसिकली भीमराव अम्बेडकर बताते हैं। जैसे हम किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी कोई भी जाति की पृष्ठभूमि क्यों ना रही हो, छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कर्म अच्छे करते, कर्म बड़ा करते हैं तो भाई उसके हिसाब से आपकी जाति जो होती है वो एक अच्छी जाति आपकी बन जाती है। ठीक है, जैसे आप एक पढ़ाते हैं, आप एक स्टूडेंट है तो आपकी कोई जाति नहीं है। ठीक है, आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपकी जाति अच्छी कहलाएगी, बुरा कार्य कीजिएगा तो भाई जाति के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यही बात बेसिकली भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। देखो लेखक इसे गलत मानते हैं क्योंकि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं करती है बल्कि श्रमों को एक दूसरे से ऊंचा नीचे आधार पर भी बांट देता है, जो किसी भी सभ्य समाज में ही नहीं होना चाहिए। देखो भाई, देखो जातिवाद ऐसे एक हिसाब से देखा जाए तो समाज में एक बहुत गलत धारणा है। क्योंकि भाई देखो इससे होता है क्या है कि भाई लोगों में एक अलग धारणा बन जाती है। लोग अपने आप को किसी से बड़ा या फिर अपने आप को किसी से छोटा समझने लगते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि एक इंसान जो होता है वो किसी को अपने नज़र में बड़ा मानता है और अपने आप को कभी कभी छोटा मानने लगता है। ठीक है, जाति के हिसाब से। ठीक है, तो समाज में हो क्या जाता है कि भाई ऑटोमेटिक समाज में एक बंटवारा सा हो जाता है और ऑटोमेटिक समाज इंसान में ही एक बंटवारा हो जाता है और इंसान खुद में ही सिर्फ जाति के आधार पर छोटा महसूस करना और अपने आप को बड़ा महसूस करने लगते हैं इसमें। ठीक है, तो ये समाज में एक कलंकित चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए था। तो इसी विडंबना की बात बेसिकली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते हैं। आसान सा सवाल था, इसका आंसर आपको लिख लेना है, कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये होता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, अदरवाइज टाइम भी बहुत लगेगा क्योंकि भाई क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है 2। काशू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो हालांकि इसके बारे में पहले भी आपको डिस्कस हम कर चुके हैं कि काशू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। लट्टू को लेकर झगड़ा था, इतना बात आपको पता है। तो इसी में आप चाहिएगा तो अपने से भी कुछ लिख सकते हैं, आराम से हो जाएगा। लेकिन मेन रीजन आपको याद रखना है लट्टू नचाने का खेल। देखो काशू और मदन के बीच झगड़े का तात्कालिक कारण लट्टू नचाने का खेल था। मदन गली के लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था, तभी महल का लाडला काशू वहां आया और अपनी अमीरी का रौब लट्टू खेलने की जिद करने लगा। मदन ने उसे लकीर खींचकर मना कर दिया। इस पर काशू ने मदन को एक घूसा मार दिया। भाई देखो हो क्या गया यहाँ पर, मदन जब इनकार कर देता तो काशू उसको क्या कर देता है भाई, उसको एक घूसा मार दिया। और जवाब में मदन ने काशू के 2 दांत तोड़ डाले। ये भाई पूछा जाता है कि कितने दांत तोड़े गए थे काशू के, तो भाई 2 दांत। ठीक है, इसको याद रखना यहाँ पर। अच्छा, इस प्रसंग के माध्यम से लेखक मध्यम वर्ग के बच्चों और अमीर घर के बिगड़ैल बच्चों के बीच के मनोवैज्ञानिक संघर्ष और दबे हुए वर्ग का विद्रोह को दिखाना चाहता है। देखो भाई इतनी बातें आपको नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ समझना ये चीज़ है कि देखो मदन और काशू के बीच में झगड़े का मेन विवाद क्या था, लट्टू को लेकर था। देखो हुआ क्या था कि मदन बेसिकली अपने गली में, चूंकि भाई मदन एक गरीब लड़का था तो अपने गली में बेसिकली वो अपना लट्टू नचाने का वो खेल रहा था। लेकिन तभी उधर से जो अमीर घर का बेटा था काशू उधर से आता है और वो भी चूंकि भाई एक अमीर लड़का था, वो अलग रौब से कहता है कि भाई लट्टू ले आओ, हम भी नचाएंगे इसको। लेकिन मदन उसको क्या कर देता है, साफ साफ मना कर देता है। भाई ये तो ऑलरेडी बिगड़ा लड़का था ही काशू, उसको क्या कर देता है भाई, उसको एक घुसा मार देता है। क्योंकि भाई बच्चों में कभी भी अमीर गरीबी का तो सोच होता नहीं है। तो भाई मदन को आ गया गुस्सा, मदन ने भी गुस्से में आके उसको भी मार दिया और भाई ऐसा मारा कि काशू के 2 दांत टूट गए। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा यहाँ पर देखो, चूँकि भाई जो बच्चे होते हैं उसमें अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं होता है। बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें नहीं होती है कि भाई वो कितना अमीर है कितना गरीब है, कोई फ़र्क किसी भी बच्चे के दिमाग में नहीं पड़ता है। ठीक है, वो अमीर गरीब से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो झगड़े का जो मेन कारण था भाई वो आपका था लट्टू नचाना। अगर आपको इतना पॉइंट अगर आपको याद हो तो आप आराम से लिख के आइएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, तो याद प्लीज़ याद कर लो। और नहीं तो इन क्वेश्चनों को आप कम से कम अपने कॉपी पर नोट जरूर से कर लेना, ठीक है, ताकि एग्जाम में अच्छा कर सको, ठीक है। तो भाई ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी किस किस साल पूछा गया आप स्क्रीन पर अपना देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चनों के ऊपर ये टैग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हमें क्या सीखे, पाठ के आधार पर आपको बताना है। देखो भाई इसमें ये क्वेश्चन भी हालांकि ऑलरेडी आपको हम करा चुके हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। देखो भाई धर्म की दृष्टि से भारत का जो महत्व है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। रीजन इसका, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें लगभग सारे धर्म को ये लोग यहाँ पर निवास करते हैं और सारे लोग यहाँ पर आपस में मिलजुल के रहते हैं भाई भाई की तरह, ठीक है। और भारत में धर्म को जिस रूप से देखा जाता है शायद ही किसी दूसरे देश में उतनी हो, ठीक है। जैसा आप देखिएगा हमारे यहाँ पर इतने सारे पर्व, इतने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लोग इसमें काफ़ी खुशी से सारे पर्व त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है। तो धर्म का भारत में एक अलग ही महत्व है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं। और भारत में बहुत तरह के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। और इन सारे धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी निष्ठावान तरीका से सारे धर्मों का पालन करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई जो क्वेश्चन ऐसे ही आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए उसको उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें इतना इनफ है जितना आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, इस पर लेखक के क्या विचार है। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर हो जाएगा, यह प्रश्न लेखक के हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने तब उपस्थित हुआ जब उनकी छोटी पुत्री ने उनसे सहज भाव से पूछ लिया कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। इस छोटे से सवाल ने हुआ क्या कि भाई इस छोटे से सवाल ने लेखक के मानव इतिहास की गहराई में सोचने पर मजबूर कर दिया। लेखक का मानना था कि नाखून हमारी उस पाश्विक वृत्ति यानी पशुता का अवशेष है जो हमारे पूर्वजों में थी। मनुष्य अब सभ्य हो गया है, अपनी पशुता को त्यागना चाहता है, इसीलिए वह बार बार नाखून को काटता है, लेकिन ये नाखून निर्लज और अपराधी बन के बार बार बढ़ जाते हैं, जो यह याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी पशुता अभी पूरी तरह से मरी नहीं है। इतने आसान शब्दों में भाई आपको कहीं पर आंसर नहीं मिलेगा, इसको याद कर लो भाई। लेकिन मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। देखो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के दिमाग में नाखून क्यों बढ़ते हैं इनकी इससे कोई जिज्ञासा इनके दिमाग में ऐसी नहीं थी, लेकिन एक दिन इनकी एक छोटी बच्ची थी, उनसे पूछ देती है कि बाबू ये पिताजी मतलब ये नाखून हमारे क्यों बढ़ती है, ये किस चीज़ का संदेश देती है। तो लेखक उनको बताते हैं कि भाई बेटा नाखून जो क्या है, नाखून का बढ़ना एक पशुता का चिन्ह है, यानी किसी भी इंसान के अंदर नाखून बढ़ने का मतलब उसके अंदर क्या है भाई, पशु का गुण उसके अंदर है। लेकिन अगर कोई इंसान उस नाखून को काट दे रहा है तो भाई उसके अंदर इंसानियत है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई नाखून का बढ़ना तो भाई पशुता का चिन्ह है, लेकिन अगर उस नाखून को आप काट रहे हैं तो भाई वो हमारे अंदर इंसानियत को चीज़ों को दर्शाता है, ठीक है। यानी नाखून का बढ़ना कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि भाई हमारे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी वो पशुता का गुण हमारे अंदर अभी भी है, वो पूरी तरह से हमारे अंदर से वो मिटा नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सा बात आपको ये याद रखना है कि नाखून का बढ़ना पाश्विक वृत्ति का तो रूप जरूर है, लेकिन उस नाखून को काट देना भी हमारे अंदर हमारे इंसानियत को प्रकट करता है कि ठीक है कि हमारे अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। इसलिए बच्चों याद रखो, जब भी नाखून बढ़े तो भाई सप्ताह में एक आध दिन संडे निकाल लिया करो, नाखून उखून बाल उल अच्छे से झाड़ लिया करो, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आपको एक इंसानियत के राह पर ले जाती है, ठीक है। बाल बड़े हो जाने से, नाखून बड़े कर लेने से आपके अंदर जो एक पाश्विक वृत्ति यानी पशुता का चिन्ह आपके अंदर प्रकट करती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा साइड कर रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन था, हो गया खत्म, उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। देखो फिर भी कुछ कुछ पॉइंट पर अगर आपको डाउट रह जाता है कि सर ये क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं हुआ है, उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो भाई कमेंट में भाई ज़रूर से आपको बताना है, कोई हिचक नहीं करना है, ठीक है। और उस पर एक बार फिर से कुछ दूसरे वीडियो में इस क्वेश्चन के ऊपर एक बार फिर से हम काम कर देंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो ऐसे आपको करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। ये भी क्वेश्चन हालांकि आपको ऑलरेडी हम करा चुके थे पहले भी। देखो हुआ क्या भाई, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। देखो
देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आने का प्रमुख श्रेय छापाखाना और आधुनिक तकनीक को जाता है। देखो हुआ क्या, मैं इसको ऐसे ही आपको समझा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको इसको पहले हम समझा चुके थे। समझाना मेरा कर्तव्य है भाई, आपको इन चीज़ों को एक बार पढ़ लेना है तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी पे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और चलो भाई, अगर आप कहिएगा कमेंट, अगर 4-5 बच्चे कमेंट करते हैं तो मैं भाई इसका किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इन सारे PDF को मैं आपको दे दूंगा मुफ्त में, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी इसकी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप कहिएगा तो चलिए भाई देखते हैं। देखो देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, तो देखो हुआ क्या भाई, पहले के ज़माने में जब प्रिंटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था, प्रेस का छापाखाना का आविष्कार नहीं हुआ था, तब सारी चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी और बेसिकली उन हाथ से लिखी हुई चीज़ों को ही हम पांडुलिपि कहते थे। लेकिन उसमें गलती की संभावना अधिक होती थी, चीज़ें टिकाऊ नहीं होती थी, जिस कारण इस भाषा का उतना प्रचलन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे भाई क्या हुआ कि छापाखाना का विकास हो गया, वैसे वैसे देवनागरी लिपि की अक्षरें बहुत ज़्यादा मात्रा में छपने लगी और एकदम शुद्ध शुद्ध छपने लगी, जिस कारण से हुआ क्या, ये जो आपका अक्षर था इस पर लोगों ने देवनागरी लिपि के भाषाओं को सीखा, पढ़ा, और जब लोगों की रुचि इसमें बढ़ती गई तो छापे खाने ने इसका और भी इसका विकास किया, जिससे धीरे धीरे इसका विकास पूरे भारतवर्ष में हो गया और इसकी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। तो आपको एक लाइन में बस यही याद रखना है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, तो जब से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, छापे खाने का जब से आविष्कार हो गया, तब से ही इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। बस नॉर्मल सा इसका आंसर आपको इतना ही याद रखना था, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए थोड़ी चीज़ें और लिखी गई है, इसको आपको एक बार देख लेना। आसान सा क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है भाई, आपको देखना है थोड़ा सा। क्वेश्चन 1 मिनट इससे नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भागा, क्या उसका निर्णय सही था। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन हम उम्मीद करके चलते हैं कि भाई आपको इस पाठ को आपने पढ़ा होगा, इस चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे, तो जानते हैं तो भाई अच्छी बातें हैं, ठीक है, नहीं जानते तो भाई दिक्कत होने वाली है, तो दिक्कत ना हो इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको समझना है और एक बार देखना है ध्यान से। देखो मैं पढ़ ले, इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ, ठीक है, सुनना है ध्यान से आपको। देखो ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको पढ़ देता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। देखो बहादुर की माँ बहुत कठोर और गुस्सैल स्वभाव की थी, ठीक है, बहादुर की जो माँ थी, चूँकि बहादुर नेपाल का था, ठीक है, तो बहादुर की जो माँ थी वहाँ पर ये काफ़ी कठोर दिल वाली थी, ठीक है, और भाई एक गुस्सैल औरत थी। एक दिन बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को चराते समय बहुत बुरी तरह पीटा। जब माँ को इसका पता चलता है तो उस भैंस की मार की कल्पना करके बहादुर की दुगनी पिटाई कर दी। माँ के इस कठोर व्यवहार और उपेक्षा से बहादुर का मन टूट गया। उसे लगा कि अब उसे घर से प्यार नहीं मिलेगा, इसीलिए वह घर से भाग गया। हालांकि घर छोड़ना जोखिम भरा था, लेकिन माँ के प्रति उसके मन में पैदा हुई वितृष्णा और स्वाभिमान ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। देखो भाई, इंसान का जो विश्वास होता है किसी के प्रति, चाहे एक जो छोटा सा एक जो बच्चा होता है, उसको जहाँ पर ज़्यादा प्यार मिलता है बच्चे वहीं पर आकर्षित होते हैं, ठीक है। और चूँकि देखो भाई, बच्चे जो होते हैं किसी को पहचानते जानते तो नहीं है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे को जहाँ से प्यार मिलता है बच्चे बेसिकली वही आकर्षित होता है, ठीक है, और जहाँ से उसको नफरत मिलती है तो भाई बच्चे ऑटोमेटिक उस चीज़ को छोड़ देते हैं। देखो भाई बहादुर, मैं इसको बहुत नॉर्मल एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई हुआ क्या है, देखो बहादुर की जो थी, बहादुर के घर में एक बेसिकली भैंस था जिसको रोज़ बहादुर चराने ले जाता था, ठीक है। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि भाई, चूँकि भाई देखो भैंस जानवर है भाई, ठीक है, काफ़ी हुआ कि एक दिन कि भाई बहादुर क्या करता है, भैंस ने उसको ज़्यादा कुछ परेशान किया होगा तो भाई बहादुर उसको भैंस को पीट देता है, ठीक है। तो जब भैंस को पीट देता है तो भैंस जो था वो दौड़ी दौड़ी घर चलाती है। तो उसकी माँ देखती है कि भाई आखिर ये भैंस भाग क्यों रहा है, ठीक है। और उसके बाद भैंस के ऊपर जो उसका पीठ था उसके ऊपर कुछ मतलब पीटने का वो जो लाठी का जो था आपका वो चिन्ह छप गया था, जिस कारण उसकी जो माँ थी उसको माँ को समझ में आ गया कि भाई बहादुर ने इसे बहुत पीटा होगा। और उसकी माँ अपने आप में कल्पना करती है, कल्पना का मतलब उसकी माँ सोचती है कि भाई इस तरह से उसको पीटा गया होगा, ठीक है। और उस सारी बात को सोचकर उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उस भैंस के जो था उसके माँ के प्रति, वो जो माँ थी उस भैंस के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रेम भावना रखती थी, यहाँ तक कि अपने बेटे से भी ज़्यादा, ठीक है। तो भाई जब बहादुर घर आता है तो उसको
उस भैंस के पीटने के आरोप में उसको बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। उसके बदले भैंस को भाई जितना पिटाई नहीं पड़ा होगा उससे कहीं ज़्यादा पीट दिया गया बहादुर को, ठीक है। बाद में अब बहादुर का जो मन था वो ऊब गया अपने घर से कि भाई इस घर में उसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो इस घर में उसे रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो बाद में बहादुर क्या करता है, अपना घर छोड़कर वो बेचारा चल जाता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। इस तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा समय तो लगेगा क्योंकि भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन में समय लगता है। आपको जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से इसका आप देख लीजिएगा। देखो, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो भाई इसको पढ़ने का तो कोई औचित्य नहीं बनता, आप इसको पढ़ लीजिएगा, एकदम आसान भाषा में आपको हम लिख दिए है। मेरा भाई पर्पस होता है आपको चीज़ों को समझाना, आपके दिमाग में फिट करना। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। देखो, परंपरा का जो ज्ञान है ये वैसे व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, जो समाज में कोई परिवर्तन चाहते हैं और समाज में परिवर्तन के माध्यम से कोई बदलाव चाहते हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए ही परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। देखो भाई, सिंपल सा बात, इतनी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी। अगर इतनी चीज़ें अगर आप कॉपी में लिख लेते तो ठीक बात है, पढ़ लेते तो भी अच्छी बात है, लेकिन इसका घूम फिर के जो मेन आंसर होगा कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, तो देखो, परंपरा का ज्ञान ऐसे व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो समाज में परिवर्तन चाहता हो, समाज में क्रांति लाना चाहता हो और समाज में पुरानी चीज़ों को हटा के नई चीज़ों की स्थापना करना चाहता हो, वैसे लोगों के लिए ही परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको आप एक काम करना है भाई, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी आप ले सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, हम देखते हैं अगला। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? ये भी क्वेश्चन हालांकि आपको ऑलरेडी हम कराए थे पहले भी। क्वेश्चन नंबर 8, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे और क्यों? तो भाई देखो, इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा आपको पढ़ के समझा देता हूँ। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर इसको लिखा हुआ है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान शब्दों में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके उसको आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको सीधा बता देता हूँ इसका सीधा आंसर क्या होगा। देखो, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपने माँ को मानते थे ये, ठीक है। देखो, हुआ क्या था कि भाई जो बिरजू महाराज थे पूरी तरह से अपने माँ को अपना जज मानते थे। इसके पीछे रीज़न क्या था कि बिरजू महाराज जब भी अभ्यास किया करते थे तो उस अभ्यास के दौरान बिरजू महाराज अपने माँ को सामने बैठा देते थे और प्रैक्टिस के दौरान उनसे जो भी गलतियाँ होती थी, चाहे जो भी चीज़ें उनमें अच्छी चीज़ें थी, चाहे जो ख़राब चीज़ें थी, उसके बारे में उनकी माँ उन्हें कह देती थी। जैसे कोई अगर डांस में कोई स्टेप गलत होता था तो बिरजू महाराज की माँ उसे बता दिया करती थी कि भाई बेटा, इस स्टेप को इस तरह और अच्छा हो सकता था, इसमें ये कमी है, उसमें वो अच्छा है, इसमें वो बुराई है, बात बुझा रहा है। तो इस तरह से बिरजू महाराज की जो माँ थी, एक जज के तरह बिरजू महाराज के अंदर की खामियों को बताया करती थी और खूबियों को भी बताया करती थी, बात बुझा रहा है, ठीक है। इसीलिए बिरजू महाराज, यही कारण था कि बिरजू महाराज अपने माँ को सबसे बड़ा अपना जज मानते थे, ठीक है। तो इसका नॉर्मल सा आंसर यही हो जाएगा। इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें और लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं, वही बात इसमें भी लिखी हुई है, कोई दूसरा चीज़ इसमें नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, बिस्मिल्लाह खां काशी को छोड़ के कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते थे? देखो, बिस्मिल्लाह खां काशी में ही क्यों रहना चाहते थे, छोड़ना उसको क्यों नहीं चाहते थे? ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, स्क्रीन पर है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, तो भाई देखना, इसको हम बताते हैं, सुनना है ध्यान से। देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का काशी से अटूट और भावनात्मक रिश्ता था। उनका मानना था कि उनकी शहनाई और उनका संगीत काशी की मिट्टी और गंगा मैया के आशीर्वाद की देन है। देखो, सबसे पहला चीज़, बिस्मिल्लाह खाजी जो थे, इनका मानना था कि भाई जो काशी है यही उनकी कर्म भूमि रही है और शहनाई भी यही इसी की देन है। इसी मिट्टी में उन्होंने अपने कर्म भूमि की तरह इसी मिट्टी में अपनी पूरी जीवन बिता दी। इसी मिट्टी में इन्होंने अपनी पूरी यादें उनकी जुड़ी हुई है इस मिट्टी से, जिस कारण से इस धरती को छोड़ना वो नहीं चाहते थे। आसान शब्दों में ये बात है। हालांकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है भी काफ़ी आसान भाषा में, इसको पढ़ के समझ भी सकते हैं। तो वे कहते हैं कि काशी छोड़कर कहा जाए यह गंगा मैया है, बाबा विश्वनाथ की मंदिर है और हमारे पूर्वज का इतिहास। उनके लिए संगीत और इबादत काशी के बिना अधूरी है। जब उन्हें विदेश जाने या कहीं और बसने की प्रस्ताव मिलता है तो वो मिट्टी और संस्कृति के प्रति वफादारी के कारण उसे ठुकरा देते हैं। सिंपल सा बात है भाई, हर इंसान दुनिया का यही चाहता है कि भाई अपने वतन में रहे, अपनी कर्म भूमि में रहे, अपनी जन्मभूमि में रहे
और अपनी पूरी सेवा अपनी जन्मभूमि में करे। ऐसा सौभाग्य हालांकि हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन बिरजू महाराज नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपके राइटर है बिस्मिल्लाह खां का भी यही मानना था कि भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी संस्कृति, अपनी जन्मभूमि, अपने कर्म भूमि को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इसी ने मुझको सब कुछ दिया है। तो इसके लिए मैं सारी चीज़ों को ठुकरा सकता हूँ, लेकिन अपनी जन्मभूमि कर्म भूमि को नहीं ठुकरा सकता। ये एक सिंपल सा बात लिखा हुआ था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, उन्हें शिक्षा पद्धति उनके हिसाब से क्या थी। सुनना, ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं भाई, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। देखो, महात्मा गांधी के अनुसार केवल किताबी ज्ञान या अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेना शिक्षा नहीं है। वे अहिंसक प्रतिरोध और चरित्र निर्माण को सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे। उनका विचार था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक के शरीर वृद्धि और आत्मा का विकास हो। वे चाहते थे कि बच्चों को बचपन से ही कोई ऐसी उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए ताकि वे स्वावलंबी बन सके और उनकी बुद्धि क्या हो एवं हाथों का संतुलन विकास हो सके। तो भाई आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो देखो, गांधी जी का मानना था कि सिर्फ किताबी ज्ञान पा लेने से, किताब का ज्ञान हो जाने से ही इंसान शिक्षित नहीं होता है, बल्कि अच्छी शिक्षा वो है जो इंसान के चरित्र को बनाता है, इंसान को चरित्रवान बनाता है। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार असली शिक्षा का मतलब ही है चरित्र निर्माण। ठीक है, अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, आप कम पढ़े लिखे लेकिन कैरेक्टर अच्छा है, तो भाई आपके अंदर अच्छी शिक्षा है। ठीक है, लेकिन लाख पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, तो भाई वो पढ़ा लिखाई का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा गांधी जी मानते थे। ठीक है, और उनके इसके बाद गांधी जी एक चीज़ और मानते थे कि सिर्फ पढ़ा लिखा हो जाने से ही इंसान के अंदर वो गुण नहीं आते हैं, बल्कि पढ़ लिख जाने के बाद जो चीज़ें हमें किताब सिखाती है उसका हमें दैनिक जीवन पर उसका उपयोग करना भी हमारे लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, जैसे भाई आप पढ़ने का काम आपने पढ़ लिया, लेकिन उसका अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे, तो ऐसी शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। आप खेती बाड़ी के उदाहरण के लिए बहुत सारे आप भूगोल पढ़ते हैं, लेकिन उस किताबी चीज़ों का उपयोग अगर आप खेती बाड़ी में नहीं कीजिएगा तो भाई उसका कोई यूज़ नहीं है। उसी तरह से जितनी भी चीज़ें आप प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, मतलब थ्योरिकली आप पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकली यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो भाई आप अच्छी शिक्षा का आप सही उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, गांधी जी का यही मानना था। ठीक है, अच्छी शिक्षा का मतलब चरित्रवान बनो, चरित्र अच्छा रखो। ठीक है, और जो चीज़ें आपने किताब से सीखी है उसको अपने दैनिक जीवन में उसको आप लाइए, उसका इस्तेमाल कीजिए, यही अच्छी शिक्षा है। गांधी जी इसे ही अच्छा शिक्षा मानते थे। उम्मीद करते हैं एक आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, और भाई अब तक अगर आप यहाँ तक आ गए या वीडियो को लाइक नहीं किए तो भाई लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत है भाई इसमें लगती है। ठीक है भाई, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 11। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप याद नहीं किए तो भाई आप कर लो। ठीक है, नहीं तो लास्ट में भाई पछताने के सिवा कुछ और हाथ ना आएगा, इस बात को भाई याद रखना है। ठीक है, ठीक है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, इसको देखना है भाई। देखो, जनतंत्र का जन्म कविता में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने स्पष्ट किया है कि आज के देवता वे नहीं है जो मंदिरों में, मस्जिदों में या राजमहलों में सोने चांदी की मूर्तियों के रूप में सजे हैं। आज के वास्तविक देवता देश की आम जनता यानी मजदूर और किसान हैं। ये देवता मंदिरों में नहीं बल्कि खेतों में और कड़ी धूप में हल चलाते हुए और सड़कों पर पत्थर ढोते हुए, तोड़ते हुए आपको मिलेंगे। कवि का मानना है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, वगैरह वगैरह। सुनना है भाई ध्यान से। देखो, मैं आपको सिंपल शब्दों में इसको समझा देता हूँ, इस सारी चीज़ों को आसान शब्दों में आप पढ़ भी सकते हैं। देखो, कवि की दृष्टि में आज के जो देवता है वो मजदूर है, गरीब किसान है। ठीक है, और एक आम जनता है। और ये कहाँ मिलेंगे, तो ये जो आज के जो देवता है आपको ना तो मंदिरों में मिलेंगे, ना मस्जिदों में मिलेंगे और ना कहीं और मिलेंगे, बल्कि आज के जो देवता है, जो किसान है, आपको खेतों में मिलेंगे, काम करते हुए मिलेंगे, बोझा ढोते हुए मिलेंगे, पत्थर तोड़ते हुए मिलेंगे और परिश्रम करते हुए मिलेंगे। इन्हीं को बेसिकली रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा इन्हीं को आज का देवता कहा गया है। आशा करते एक आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस चीज़ों को आप नोट करते हुए चले, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, सारी क्वेश्चनों को वीडियो को पॉज कर करके आप आराम से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12। स्वदेशी कविता के आधार पर भारतीयों की मनोवृत्ति का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन कितना पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, देखो,
कवि बद्रीनारायण चौधरी यानी प्रेमघन के अनुसार अंग्रेजों की गुलामी ने भारतीयों की मानसिकता को पूरी तरह से बदल दिया है। अब भारतीयों को अपनी भाषा, अपने खान पान और अपनी संस्कृति से शर्म महसूस होती है। उनकी बुद्धि विदेशी हो गई है। वे विदेशी वस्तु, अंग्रेजी बोलचाल और पश्चिमी रहन सहन के इतने आदी हो गए हैं कि अब उन्हें भारतीयता ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। यहाँ तक कि लोग अपनी मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करते हैं, जो उनके मानसिक दास्ता का प्रतीक है। तो भाई देखो, स्वदेशी कविता के आधार पर भारतीयों की मनोवृत्ति का वर्णन करना। देखो, मनोवृत्ति का मतलब होता है इंसान, भारत में जितने भी लोग हैं वर्तमान में, अधिकतर सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे भारत में ही, आज उनकी स्थिति ये है कि अपने ही देश में अपनी ही संस्कृति को अपनाने में, अपनी ही भाषा बोलने में, अपने ही पहनावा, अपने ही खान पान की चीज़ों में उनको लज्जा आती है। अपनी ही भाषा हिंदी बोलने में बहुत सारे लोगों को शर्म आती है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भाई अंग्रेजी बोलने में अपने आप को लगता है कि वो सबसे महान आदमी वही है, उसको अंग्रेजी आ रहा है, ठीक है। तो अपने आप को हो क्या गया है कि भाई भारत के जितने भी लोग हैं भाई, वो अपनी चीज़ों को छोड़ के, अपनी देश की चीज़ों को छोड़ के दूसरे देशों की संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं। यही आज के भारतीयता की मनोवृत्ति हो गई है लोगों की, ठीक है। तो यही बात लेखक बताते हैं कि भाई आज जो हमारा देश है ये सिर्फ नाम मात्र का भारत है, हमारा देश है सिर्फ नाम मात्र का, लेकिन इसमें जो चीज़ें घटित हो रही है वह आज भी गुलामी का दास्तान हमको याद दिलाती है। और इसमें जो घटित होने वाली चीज़ें हैं वो आज भी विदेशी चीज़ों का ही सिलसिला यहाँ पर है। भले बाहर से दिखता है यह भारत है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें घटित हो रही है, जो संस्कृति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, वो आज भी कहीं ना कहीं हमें विदेशी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। इस चीज़ से लेकर काफ़ी यहाँ पर उदास है, ठीक है। तो भाई कुछ भी हो जाए, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को नहीं खोना है, ठीक है। उसके लिए ही हमें जिंदा रहना है। तो भाई इसको आपको याद रखना है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको कहा गया है मंगमा ने अपने धर्म कैसे बचाया, या मंगमा और बहू का विवाद क्या था। तो देखो भाई, एक आसान सा क्वेश्चन है। मंगमा और उसकी बहू नजम्मा के बीच विवाद का मुख्य कारण पोते की पिटाई थी, लेकिन इसकी जड़ में घर पर अधिकार की लड़ाई थी। बहू चाहती थी कि घर पर मंगमा की कमाई पर उसका कब्जा हो, जबकि मंगमा अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती थी। अंत में बहू ने चतुराई से काम लिया और अपने बेटे के जरिया बनाकर मंगमा का दिल जीत लिया। इस तरह दोनों के बीच समझौता हो गया और मंगमा का परिवार फिर से एक बार उनके सामाजिक पृष्ठभूमि। देखो ये तो हो गया भाई, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आसान सा चीज़ है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में समझो। देखो, मंगमा और बहू के बीच विवाद का क्या कारण था। देखो मैं आपको शॉर्ट में इस कहानी को समझाता हूँ। देखो हुआ क्या था। देखो शुरू से मंगमा और उनके बहू के बीच में जो विवाद था, शुरू से इसके पीछे का रीज़न ये था कि मंगमा का जो बेटा था, मंगमा अपने बेटे के ऊपर खुद का अधिकार मानता था, क्योंकि उसका मानना था कि भाई ये मेरा बेटा है तो इस पर मेरा अधिकार है। लेकिन मंगमा की जो बहू थी नजम्मा का मानना था कि ये चूँकि मेरा पति है इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, ठीक है। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाइयाँ होती थी और ये दोनों बाद में अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। और एक दिन होता क्या है कि नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी, जिसे देख मंगमा को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि भाई उसके पोते को बुरी तरह पीटा जा रहा है, जिस बात पर इस दोनों के बीच में विवाद थोड़ा और बढ़ जाता है, ठीक है। और उस वजह से होता क्या है कि भाई अब ये चीज़ें, अब मंगमा जो थे, मंगमा चूँकि दही बेचती थी और ये पैसे अपने खुद रखती थी, लेकिन नजम्मा को लगता था कि भाई अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो हो सके तो मंगमा यानी उनकी जो सास है उस पैसे को लेकर किसी और को ना दे दे, ठीक है। तो इसी डर से नजम्मा क्या करती है, समझौता करने के बारे में सोचती है। तो एक दिन अपने बेटे को क्या कर देती है, अपने दादी के पास भेज देती है कि भाई जाओ दादी से मिलो जुलो, ठीक है। और दादी के पास जब वो छोटा सा बच्चा जब वो जाता है तो उसके बाद होता क्या है कि जब आना जाना स्टार्ट हो गया तो बाद में धीरे धीरे क्या होता है, नजम्मा अपने सास से माफ़ी भी मांग लेती है और उसके बाद दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। ये बेसिकली आपका कहानी था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लक्ष्मी कौन थी और उसके बाढ़ का सामना कैसे किया। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, इससे पहले आपको कराया जा चुका है, सुनना है ध्यान से। देखो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की नायिका है, जो कि एक गरीब और संघर्षशील ग्रामीण महिला। इसको नोट करते रहना भाई, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। जब गांव में भयानक बाढ़ आई तो लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने बच्चों को बचाया, गाय बछड़ों को खुला छोड़ दिया ताकि वे अपने जान बचा सके और खुद
अपने बच्चों को लेकर चंडेश्वरी मंदिर की ऊंचे टीले में भागी। बाढ़ के विकराल रूप और अपने बिछड़ने के बावजूद उसने अंत तक जीने का संघर्ष जारी रखा। देखो भाई हुआ क्या था। देखो भाई, लक्ष्मी बेसिकली ये ढाते विश्वास कहानी की ये नायिका है। एक गरीब औरत है, लेकिन संघर्षशील ग्रामीण महिला भी है और काफ़ी ढीठ औरत है। ठीक है भैया, इनका जो पति था लक्ष्मण, जो कि बाहर कोलकाता में नौकरी करता था, और वहाँ से जो पैसा भेजता था वो पैसा इनफ उतना होता नहीं था, जिस कारण से लक्ष्मी को तहसीलदार के या गाँव में ही छिटपुट बर्तन मांजना पड़ता था, और उनसे जो पैसे आते थे लक्ष्मी अपना घर चलाती थी। ठीक है, और इसके पास एक खेत भी था, वो खेत बाड़ी 1 बीघा खेत भी था, लेकिन वो खेत सिर्फ एक नाम का खेत था। उसमें ये बेचारी हर साल कर्जा लेके खेती करती थी, साहूकारों से, सेठों से, लेकिन हर साल बाढ़ आके सारी चीज़ों को फिर से उजाड़ देती थी। ठीक है, जिस कारण लक्ष्मी की जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी एक निराशापूर्वक ज़िंदगी हो गई थी। ठीक है, इसीलिए आपके जो कहानी का नाम भी है ढाते विश्वास। यहाँ पर विश्वास का ढाना माँ चंडेश्वरी के ऊपर से लोगों का विश्वास का ढाना इस चीज़ को दर्शाता है, और इसीलिए इस पार्ट का नाम भी आपका पड़ गया ढाते विश्वास। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, तो इन चीज़ों को आपको एकदम लिख लेना है कॉपी पर। ठीक है, अगला, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है भाई याद कर लो, याद नहीं है तो ठीक है, बाकी बार बार भाई बताना यहाँ पर मूर्खतापूर्ण है। याद कर लीजिएगा तो समझदारी काम इसी में है। देखो, माँ अपनी पागल बेटी मंगू के प्रति अटूट प्रेम था। वे अस्पताल में गौशाला की उपमा देती थी। उनका मानना था कि जिस पागल बेटी की उसकी सगी माँ को ठीक से नहीं संभाल पाती है, उसे अस्पताल वाले और नर्स और डॉक्टर क्या समझेंगे। इसी डर से वह उसकी कोई समय पर खाना नहीं देगा, वह गीले में सोएगा, या दूसरे पागल उसे मारेंगे। माँ के लिए मंगू केवल एक संतान नहीं बल्कि उसके प्राणों का हिस्सा थी, जिसे वो अपने आंखों से दूर नहीं करना चाहती थी। देखो भाई हुआ क्या था। देखो, चूँकि मंगू एक पागल लड़की थी, और माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ का मानना था कि भाई अगर मैं अपनी खुद की बेटी को अगर मैं संभाल ना सकी और एक बोझ समझ के इसको मैं हॉस्पिटल में भेज दूँ, तो हॉस्पिटल वाले को क्या पड़ा है कि इसको वो ख्याल रखेगा। अपना इंसान ही अगर काम में नहीं आएगा तो दूसरे क्या ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्लस माँ ये सोचती थी कि भाई ये हॉस्पिटल जो है, ये हॉस्पिटल नहीं है बल्कि ये गाय भैंस रखने वाली गौशाला है। ठीक है, जहाँ पर अच्छे इंसान नहीं जाते हैं। ठीक है, और इनका मानना था कि शायद अगर मैं मंगू को हॉस्पिटल भेज भी दूँ तो उसके ऊपर देख रेख नहीं हो पाएगी और शायद वो समय से पहले ही गुजर जाए। इसी डर से माँ मंगू को अस्पताल नहीं भेजती थी। ठीक है, हालांकि बाद में आपको देखने को मिलता है इस कहानी में कि कुसुम नाम की एक दूसरी पागल लड़की जो कि उसी गाँव की थी, जब वो ठीक होकर उस गाँव में लौटती है तो माँ को थोड़ा विश्वास हो जाता है कि नहीं, शायद मैं जितना बुरी सोचती थी हॉस्पिटल के बारे में उतना भी बुरा नहीं है। और हालांकि बाद में माँ मंगू को अस्पताल ले भी जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पापाती कौन थी, वो अस्पताल क्यों भर्ती नहीं हो पाई थी। देखो यार, जितने भी क्वेश्चन अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ यार, याद कर लो। ठीक है, इतना भी कम से कम अगर आपको याद रहता है तो उम्मीद यही है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिर्फ मात्र इस एक वीडियो से। तो इसको भाई आप याद कर लेना है। ठीक है, देखो, पापाती कौन थी और अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं हो पाई, तो इसको देखना है। देखो, पापाती, मैं पहले इसको पूरा पढ़ देता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। पापाती तमिलनाडु के गाँव की 22 साल की, सॉरी 22 नहीं 12 साल लिखा हुआ है, 12 साल की एक लड़की थी जिससे मेनिंजाइटिस नामक इसको एक बुखार हुआ था। उसकी माँ वल्ली अम्माल उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले गई। डॉक्टर ने उसे भर्ती कराने का आदेश दिया था, लेकिन अस्पताल की जटिल व्यवस्था, कागजी कार्यवाही और अधिकारियों की लापरवाही के कारण से वह समय पर भर्ती नहीं हो सकी। उसकी माँ अनपढ़ थी, वह अपने बड़े अस्पताल के भूल भुलैया जैसे कमरों में भटक गई थी, जिससे पापाती का इलाज शुरू नहीं हो पाया। आपका आंसर सिंपल सा आपको समझ जाना है। समझो, देखो हुआ क्या था। देखो, पापाती बेसिकली मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी। जब ये अपने गांव के ही हॉस्पिटल में यानी एक छोटा सा क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको कहा कि एक काम कीजिए, इसको लेकर आप शहर के बड़े हॉस्पिटल में चल जाइए। तो जब वल्ली अम्माल उसकी बेटी पापाती को लेकर बड़े हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर सिस्टम ऐसा था कि चूँकि पापाती एक अनपढ़ औरत थी, इनको वहाँ के जो अधिकारी थे, वहाँ के जो नर्स थे, उनके द्वारा कहा गया कि आप एक काम कीजिए, पुर्जा लीजिए और अंग्रेजी में कहा कि आप इतने नंबर रूम में चल जाइए। क्योंकि ये बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, कैसे समझेगी। ठीक है, जिस कारण वो औरत वहीं पे भूल भुलैया में फंस जाती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, जिस कारण देर हो जाता है और इसी तरह से वो भटकते भटकते सांझ हो जाती है, जिससे रात हो जाता है, बाद में घर लौट आते हैं। ठीक है, और इसी भूल भुलैया, इसी मतलब
बात चूँकि भाई देखो, अगर हॉस्पिटल वाले उसको आराम से समझाते हिंदी हिंदी लैंग्वेज में, थोड़ा सा अपने भाषा में समझाते, तमिल भाषा में, वहाँ की अपनी भाषा में, तो सहज बात समझ जाती है। लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी तो अंग्रेजी में इससे बात कर रहे थे कि भाई आपको ये वो करना है, ठीक है। तो भाई बेचारी को कुछ समझ तो आया नहीं, जिस कारण ये लोग फिर घर आ जाते हैं, जिस कारण पपाती का इलाज नहीं हो पाया। ये आपका क्वेश्चन का नॉर्मल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है, सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस होती थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन याद करते चलो भाई, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ, सुनना। देखो, धरती कब तक घूमेगी, उसी पार्ट का आपके बेसिकली ये कहानी है। देखो, सीता एक विधवा महिला थी जिसे 3 बेटे थे। बेटे और बहुओं के बीच आपसी तालमेल की कमी थी और अपने माँ को एक बोझ मानते थे वो लोग, ठीक है। उन्होंने माँ को खाने के लिए एक नियम बना दिया कि हर बेटे के पास 1 महीना रहेगी। इस महीनेवारी खाने और बेटे के रूखे व्यवहार ने सीता के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाई। उसे लगा कि वह अपने ही घर में एक भिखारी की दासी की तरह जी रही थी। वह अपमान अलगाव के कारण घुटन से उसको महसूस हो रही थी। तो सुनना भाई ध्यान से, मैं आपको समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो हुआ क्या था, सीता के 3 बेटे थे, तीनों की अपनी अपनी शादियाँ हो चुकी थी। तीनों बेटे, जितनी भी बेटे और बहुएँ थी, सारे लोग तो खुश थे। लेकिन अब ये तीनों बेटे को अपने माँ बोझ लगने लगी थी, जैसा कि भाई आम जिंदगी में होता भी है। जितने भी बेटे थे, सारे बेटों ने कहा कि भाई हम कोई भी माँ को रखने के लिए तैयार नहीं था। जिस कारण बाद में ये फैसला होता है कि भाई तीनों बेटे 1-1 महीने के लिए अपने माँ को रखेगी। जैसे 1 महीना पूरा होता है, माँ दूसरे बेटे के घर चल जाएगी खाना खाने, ठीक है। इस बात को देखकर माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि भाई जिस बेटे को इतने मेहनत, यानी भाई इतने दर्द सहकर जिस बेटे को पैदा किया है, आज वही बेटा उस माँ को अपना बोझ मानने लगी है, ठीक है। इसी बात से दुखी होकर ये माँ अपने आप के अंदर ही घुट रही थी, एक घुटन सा महसूस कर रही थी, ठीक है। तो भाई आपको ये बात आपको याद रखना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हिरोशिमा कविता में मानव निर्मित सूरज क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। देखो भाई, मानव निर्मित पर सूरज क्या था, ये आपको समझना है। देखो इसका आंसर हो जाएगा, देखो कवि अगे के अनुसार मानव निर्मित सूरज वह परमाणु बम है जिसे मनुष्य के विज्ञान की सहायता से बनाया गया है। तो भाई मानव सूरज वो क्या था, तो भाई मानव निर्मित सूरज का मतलब यहाँ पर वो परमाणु बम था, जो कि एक सूरज की तरह चमका था और उस चमक ने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी थी, हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दी थी, पर्यावरण को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और उस जमीन को पूरी तरह बंजर कर दिया था, जापान के हिरोशिमा शहर को। देखो विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था ये बम। असली सूरज तो आकाश में निकला है, लेकिन यह कृत्रिम सूरज नगर के बीचों बीच फटा और इसके पल भर में हजारों लोगों को जलाकर राख कर दिया, यानी भाप बना दिया। यह प्रतीक दिखाता है कि विज्ञान जब विनाशकारी हो जाता है तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर मानवता को नष्ट कर देता है। देखो भाई, देखो विज्ञान सही भी है, गलत भी है, ये डिपेंड करता है भाई हमारे यूज़ के ऊपर। जैसे अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराया गया ये जो बम था, परमाणु बम, ये इंसान को यह सिखाता है कि भाई विज्ञान एक अभिशाप भी बन सकता है। जब इंसान अपने आप के ऊपर कंट्रोल खो देता है तो यही विज्ञान बाद में क्या बन जाता है भाई, एक अभिशाप बन जाता है और वो अभिशाप बन के हजारों लाखों ज़िंदगियों को तहस नहस कर देता है। तो यही बेसिकली हुआ था, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा भाई। समझ में आ रही तो भाई अच्छी चीज़ है, नहीं तो इसको आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भक्त और भगवान के संबंध पर प्रकाश डाले। ये भी क्वेश्चन कितना पूछा गया है, स्क्रीन पर आपके है। तो देखो भाई, मैं आपको इसको समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। देखो, कवि रेनर मारिया रिल्के का मानना था कि भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक है। भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। भक्त ही वह पात्र है जिसे भगवान की कृपा रूपी मदिरा भरी होती है। यही भक्त नहीं रहेगा तो भगवान को पूजने वाला तथा उस जल चढ़ाने वाला, उसकी महिमा गाने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार भगवान की सत्ता और उसका गौरव मनुष्य ही आस्था पर टिका है। यदि मनुष्य नष्ट हो जाए तो वह अपना आश्रय खो देगा। तो लेखक रेनर मारिया रिल्के का मानना है कि भक्त और भगवान क्या एक दूसरे के पूरक है और एक भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा रेनर मारिया रिल्के का मानना है। क्योंकि इनका मानना है कि भाई भक्त के माध्यम से ही, भक्त से ही भगवान का निर्माण होता है। अगर पूजने वाले भक्त ही नहीं रहेंगे तो भगवान का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा मानना कि इनका मारिया यानी रेनर मारिया रिल्के का ये मानना है, ठीक है। यानी ये हम बोल सकते हैं कि भगवान और भक्त एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे से ही दोनों का क्या है, संबंध जुड़ा हुआ है। और दोनों इस ब्रह्मांड में अगर अस्तित्व में अगर दोनों हैं तो एक दूसरे के वजह से ही है, ठीक है।
इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान है तो भगवान बड़ा है या भक्त बड़ा है। तो भाई इस सवाल का सिंपल सा इसका इनका मानना है कि भक्त से ही भगवान बेसिकली है। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन आपका था। अगला स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा यानी जिसको काशू किन मामलों में अपवाद था। तो देखो इसका मैं आपको सीधा आंसर आपको बता देता हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो देखो, सेन साहब के घर में सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी और सेन साहब ने जो नियम कायदे कानून बनाए थे उन सारे नियम कायदे कानून का पालन 5 बेटियां आराम से करती थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं था, बल्कि घर के सारे लोग उस नियम का पालन करते थे। लेकिन उस घर में रहने वाला जो खोखा था यानी काशू, इन सारे नियमों का अपवाद था। अपवाद कहने का मतलब कि जितनी भी नियमें बनाई गई थी उन किसी भी नियम को यह नहीं मानता था, जिस कारण से ये कहा गया है कि सारे मामलों में वो क्या था, वो अपवाद था। ठीक है, और यहाँ तक कि भाई जो आपका खोखा या जो काशू जो था, या अगर ये किसी चीज़ का अगर ये तोड़ फोड़ करता था, ठीक है, तो उसके पिता कहते थे कि भाई मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। ठीक है, इसीलिए चीज़ अभी से सीख रहा है। तो मतलब इसकी सारी गलतियों पर इसके घर वाले खुद से पर्दा डालते थे। ठीक है, इसीलिए ये सारे नियमों का आपका अपवाद था। तो सिंपल सा आंसर, इसको आराम से पढ़ लेना है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं 10 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में बहुत बार। इसका आंसर आपको देखना है और याद नहीं तो इसको याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी पर नोट कर लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का एक स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। ये भी पहला पार्ट का ही है, तो देखो इसका सुनना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एग्जाम में। जैसे देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं माना जा सकता है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। इस तरह से एग्जाम में आपको लिखना है। देखो भाई, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं माना जा सकता है, मतलब ये है कि भाई जाति के हिसाब से इंसान का जो होता है वो कर्म डिसाइड नहीं होता है, बल्कि भाई कर्म के हिसाब से इंसान की जाति डिवाइड होनी चाहिए, ऐसा मानना था कि इनका भीमराव अंबेडकर का। जिसके पीछे का उन्होंने कुछ कारण भी दिया। जैसे ये पहला कारण आपकी स्क्रीन पर है, पहला कारण यहाँ पर आपको फिर मिलेगा यहाँ पर दूसरा कारण। जैसे पहला कारण है रुचि का अभाव। देखो, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि या क्षमता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उसके जन्म के आधार पर कर दिया जाता है। देखो होता क्या है कि भाई अगर इंसान, हमारा समाज ऐसा है कि अगर जाति प्रथा अगर समाज में होगी तो एक इंसान को अपने जाति के हिसाब से ही उस कार्य को करना होगा, चाहे उसको उस कार्य में करने में उसको कोई रुचि हो या रुचि ना हो, लेकिन मजबूरी में समाज उसको उस कार्य को करने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, इसलिए समाज में जाति प्रथा एक इंसान के अंदर का जो रुचि है बेसिकली उसको खत्म कर देता है। ठीक है, दूसरा है गतिहीनता। ठीक है, गतिहीनता दूसरा रीजन है इसका, तो इसको देखना है गतिहीनता। तीसरा यहाँ पर आपका जाएगा, देखो गतिहीनता का मतलब यहाँ पर देखेंगे हम। देखो, यह प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, चाहे वह पेशा उसके लिए उपयुक्त हो या अपर्याप्त हो ही क्यों ना हो। देखो होता क्या है कि भाई जाति प्रथा के वजह से इंसान क्या होता है भाई लाइफ टाइम के लिए किसी एक ही काम में बंध जाता है, चाहे उसका इंटरेस्ट उस काम में हो या ना हो, लेकिन मजबूरी में समाज के डर से उसको करना पड़ता है। इसलिए जाति प्रथा क्या है, एक खराब चीज़ है। दूसरा बेरोजगारी का कारण। देखो बेरोजगारी का कारण ये बन जाता है कैसे। अब देखो मान के चलो भाई कोई ऐसा इंसान है जिसको कोई एक प्रमुख कार्य में जिसको कोई रुचि नहीं है, लेकिन बेचारे के पास मजबूरी ये है कि भाई जिस जाति में जन्म लिया उस जाति के हिसाब से उसको वो काम करना ही होगा। तो जिस कारण से होता है क्या है कि इंसान कभी कभार उस कार्य को नहीं करता है और उसके बाद चूँकि दूसरा ऑप्शन होता भी नहीं है, जिस कारण से भाई ऑटोमेटिक बेरोजगार बन जाता है वो। इसीलिए जाति प्रथा एक बेरोजगारी का भी कारण है। अगला है स्वाभाविकता का अभाव। यह विभाजन श्रमिकों की उच्च नीच की श्रेणियों में बढ़ता है, जो विश्व के किसी भी अन्य समाज में नहीं पाया जाता है। अतः यह एक अप्राकृतिक और शोषणकारी व्यवस्था है। देखो इनका मानना है कि भाई देखो ये जो विभाजन है ये इंसान के अंदर एक ऊंच नीच की भावना को जन्म दे देता है, जिससे होता है क्या है कि इंसान अपने आप में ही कभी कभार अपने आप को छोटा या कोई इंसान अपने आप को बड़ा मानने लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि समाज का विकास उल्टा रुक जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ऑलरेडी आज की वीडियो भाई थोड़ी लंबी तो हो चुकी है, चूँकि भाई लिखना है सारे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो भाई इसमें देखो मैं इसको
पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ठीक है, सुनना है ध्यान से। देखो, विष के दांत कहानी में सेन साहब के घर में लड़के और लड़कियों के लिए दो अलग अलग कानून थे। जैसे देखो, लड़कियों के लिए क्या नियम बनाए गए थे यहाँ पर आपको देखना है। देखो, सेन साहब की 5 लड़कियाँ थीं, उनके लिए घर में कड़ा अनुशासन था। उन्हें क्या करना चाहिए था, उनके लिए क्या सिखाया जाता था, क्या नहीं करना चाहिए था, वे चलती थी। लगता था कि तहजीब की मूरत है, उन्हें खिलौना तोड़ने की अनुमति नहीं थी। अब काशू के लिए क्या नियम था? काशू के लिए जो नियम था, इसके विपरीत काशू। अब ये काशू के लिए अगर आपको नियम देखना है, काशू के लिए नियम, इसके विपरीत काशू घर के हर नियम का अपवाद था। वह बुढ़ापे की संतान था, इसीलिए उसको हर गलती की छूट थी। यदि वह घर की चीज़ों को तोड़ता हुआ सेन साहब से गर्व से कहते थे कि इंजीनियर बनेगा। देखो, मैं सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सेन साहब के घर में बेसिकली उनकी जो 5 बेटियाँ थी, उन 5 बेटियों के लिए पूरा कड़ा कानून था, कड़ा अनुशासन उनके लिए बनाया गया था, जिसका वो 5 बेटियाँ एकदम पालन भी करती थी। लेकिन यही दूसरी तरफ जो काशू जो लड़का था, इसके लिए अलग नियम था। इसको भाई कोई इसके लिए कानून नहीं था, ये सारी चीज़ों में इसको छूट थी और ये किसी भी नियम को मानता भी नहीं था। ये चीज़ हमारे समाज में हमें लिंग भेद को दर्शाता है कि बेटियों के लिए एक अलग नियम था, बेटों के लिए अलग नियम। ठीक है, ये एक आसान सा क्वेश्चन था, इसको भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आराम से वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लेके इसको अभ्यास कर लीजिएगा भाई, ठीक है। अगर आपने अब तक हिंदी में कोई खास तैयारी नहीं की तो इतना आपके लिए इनफ है, ठीक है। बहुत हद तक आपका एग्जाम आपको क्वालिफाई करवा देगा, बहुत हद तक। क्वेश्चन नंबर 3, भारत से हम क्या सीखे पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। देखो भाई, भारत से हम क्या सीखे, इसका सारांश जिस तरह से यहाँ पर आपको लिखा गया है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं ताकि आपकी चीज़ें समझ में आ जाए। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं, देखो, मैक्स मूलर द्वारा लिखित इस पाठ में भारत की प्राचीनता और उसकी महत्ता का गुणगान किया गया है। लेखक का कहना है कि, लेखक का क्या कहना है इसको हम देखते हैं। देखो, भारत वह देश है जहाँ सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य प्रकाष्ठा पर है। बिल्कुल, देखो भाई, इस पाठ में सबसे पहला चीज़ भाई, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको हर चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। हरियाली, खेत खलियान, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, यानी एक अनेकता में एकता की चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है वो भारत में ही है। देखो, यदि कोई भूतल पर स्वर्ग देखना चाहता है तो वह भारत है। भूतल पर स्वर्ग का मतलब भारत क्या है भाई, जिसमें आपको पर्वत, बर्फ, हरियाली, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा चीज़, चाहे वह भाषा विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, कानून हो या धर्म हो, भारत ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल, हर क्षेत्र में भारत का योगदान, एक अटूट योगदान भारत का रहा है। हर एक क्षेत्र में भारत के जो योगदान है वो अतुलनीय है। अगला चीज़, देखो, लेखक विदेशी नवतुंगकों को यानी अधिकारियों को सलाह देते हैं कि यदि वे सच्चे ज्ञान की खोज करना चाहते हैं तो उन्हें भारत के गाँव और उनके प्राचीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। यह पाठ भारत के प्रति पश्चिमी दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करता है। देखो, लेखक का मानना है कि अगर कोई विदेशी अधिकारी है और उसको भारत का एक सच्चा ज्ञान चाहिए कि रियल में भारत क्या है, तो उसको गांव का दर्शन करना चाहिए, गांव में आके देखना चाहिए कि भाई यहाँ पर स्थिति क्या है, तब जाके वो भारत की एक असली भारत क्या है उसकी सोच तब जाके यहाँ पर विकसित हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया भाई, सफलता और चरितार्थ में क्या अंतर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखो, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन दोनों शब्दों के बीच एक गहरी लकीर खींची है। सफलता क्या है, तो भाई इनके अनुसार देखो भाई, सफलता की चीज़ें है क्या, सुनना है भाई ध्यान से। देखो, सफलता क्या है, देखो, मनुष्य जब अस्त्र शस्त्रों के संचय से, बाह्य उपकरणों से, ढेर से तकनीकी विकास के विजय प्राप्त करता है तो उसे सफलता कहा जाता है। जैसे बम बनाना या नाखूनों के हथियार की तरह इस्तेमाल करना या भौतिक और पाशविक है। देखो भाई, सफलता आज के इंसान में, आज के युग में सफलता इंसान किसको मानता है, सफलता आज इंसान किसको मानता है कि भाई किसी चीज़ का निर्माण अगर वो कर लेता है, चाहे वो निर्माण किसी के विनाश के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इंसान अपने आप को आज क्या मान रहा है, सफल मान रहा है, ठीक है। अब दूसरा है चरितार्थ क्या है, तो इसका अर्थ है सार्थकता, या मनुष्य को प्रेम, मैत्र, त्याग और अपने को सबसे मंगल के लिए निश्चय भाव से दे देने में है, ठीक है। तो मनुष्य में प्रेम, मित्रता, त्याग, ठीक है, इन सारी चीज़ों का मिला हुआ रूपी बेसिकली चरितार्थ कहलाता है। देखो, निष्कर्ष से हमें यही सीखने को मिलता है कि नाखून का बढ़ना हमारी सफलता है, यानी सफलता का मतलब यहाँ पर पशुता है, ठीक है, लेकिन यह काट देना हमारी चरित्रता यानी मनुष्यता है, ठीक है। ये बात आपको पहले भी हम बताया है कि नाखून बढ़ते रहे ये तो एक पशुता की ये निशानी है, लेकिन अगर उसको हम काट के फेंक दे रहे तो हमारे अंदर इंसानियत को ये दर्शाता है कि हमारे अंदर अभी भी इंसानियत है।
क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया बहादुर के आ जाने से लेखक के घर का वातावरण कैसे बदल गया, अंत में वह घर क्यों छोड़ गया। ये भी क्वेश्चन कितना पूछा गया आप देख सकते हो। देखो भाई हुआ क्या था। देखो बहादुर एक हंसमुख और एक मेहनती लड़का था। उसके आने से घर में खुशहाली आ गई। घर के सभी भारी काम वो अकेले ही करने लगा, जिससे घर के लोग आराम पसंद हो गए। देखो भाई बहादुर एक काफ़ी हंसमुख एक लड़का था, मेहनती लड़का था। जब वो लेखक के घर में आता है तो भाई जितनी भी छोटी से बड़ी छोटी बड़ी जितनी भी कार्य थी सारे कार्य को ये संभाला करता था, जिससे उनके घर का वातावरण काफ़ी अच्छा बन गया था और बहादुर सबके साथ हिल मिल गया था और सारी छोटी बड़ी कामों को बिना ना नुकुर किए बेचारा ये करता रहता था। देखो परिवर्तन कैसे हुआ। देखो शुरुआत में उसे बहुत प्यार मिला, लेकिन धीरे धीरे घर के सदस्य का व्यवहार उसके प्रति क्रूर हो गया। उससे बात बात पर गालियाँ और मार मिलने लगी। भाई देखो ऐसा होता है, शुरू का प्यार बहुत मीठा होता है, लेकिन भाई बाद में उसको सहना पड़ता है। बहादुर के साथ भी यही हुआ। शुरू में घर के हर सदस्य उसको काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे घर के लोगों का रवैया उसके प्रति बदलता गया। ठीक है, अगला चीज़ इसके साथ क्या हुआ, त्याग का कारण। देखो घर में आए एक रिश्तेदार ने बहादुर पर 11 रुपये चोरी करने का झूठा आरोप। भाई ये कितने रुपए चोरी का आरोप सही पूछा जाता है, याद रखना, 11 रुपये चोरी का इसके ऊपर आरोप लगा था। जब लेखक ने उस पर संदेह किया तो उसे थप्पड़ मारा, तो बहादुर का स्वाभिमान जाग उठा। उसे लगा कि विश्वास नहीं है तो वह रहना बेकार है। वो अपना सारा सामान यहाँ तक कि अपनी तनख्वाह भी छोड़ के चला गया। देखो हुआ क्या है, इसी तरह से सारा चीज़ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन इसके ऊपर इसके घर में कुछ रिश्तेदार आते हैं, उन्होंने इसके ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया। इससे बहादुर को कोई खास दुख नहीं होता है। बहादुर को इसके बाद लेखक के द्वारा पीटा भी जाता है, लेकिन फिर भी उसको दुख नहीं होता। लेकिन भाई बहादुर को दुख इस बात के लिए था कि भाई इतने सालों से काम कर रहे बहादुर को उसकी ईमानदारी के बदले में कुछ मिला, तो था अंधविश्वास और धोखा। देखो बहादुर का उन लोगों लेखक के घर वालों का बहादुर के प्रति जो विश्वास था वो ख़त्म हो गया था। इस चीज़ को देख के उसको दुख होता है और बाद में भाई वो बेचारा वो घर छोड़ के चल जाता है। ठीक है भाई, देखो आज के जो हमारा ये वीडियो है भाई ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है। ठीक है, और भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, एक काम करते हैं भाई आज की इस क्लास को हम यहीं तक विराम देते हैं। ठीक है, और दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे बाकी। आप कभी भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बाकी है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो भी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखी हुई है। ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, एकदम साधारण शब्दों में लिखा हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से भाई इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे भाई वीडियो चूँकि भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर भाई आराम से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 5 क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आपका आ जाएगा इससे, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी आपको। ठीक है, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपकी दिक्कतें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो भाई आज के लिए ये सारे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर किया है ख़त्म। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी, भाई इसको आपको देख लेना एक बार। ठीक है, और अब तक भाई लास्टली अगर आप बने हैं लेकिन आपने अभी तक लाइक इस वीडियो को नहीं किया तो भाई प्लीज़ लाइक इसको कर देना। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। ठीक है, मिलते हैं तब तक आपके साथ किसी दूसरे वीडियो में, और आपको किस अगले टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट भी किया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।